वेलकम आप सभी का। देखिए, आज का अपना क्लास जो रहने वाला है उसमें अपन डिस्कस करेंगे नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में, यानी कि इससे पहले अपन ने नोड्यूल्स के बारे में समझा था और नोड्यूल्स की नोडुलेशन का पूरा प्रोसेस लास्ट वीडियो में हमारा कवर हुआ था। तो एग्जैक्टली अगर हम हमारे आज के टॉपिक की बात करें तो जैसा कि हम यहाँ पे एक फिगर से समझ रहे हैं कि लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स का ये मैटर है, और आपको ध्यान देना है कि रूट्स के अंदर नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। और अगर आप नोड्यूल के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे बैक्टीरोइडल सेल्स मिलेंगी, और बैक्टीरियोइडल सेल्स जो हैं उनके अंदर एग्जैक्ट जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरियल सेल्स पाई जाती हैं। और बैक्टीरिया के अंदर जो है वो हमें मिलेगा नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो बैक्टीरिया का पार्ट होता है, यानी कि होने को तो जड़ों में ये सारा फिक्सेशन हो रहा है, बट जड़ तो केवल एक जगह है जहाँ बैक्टीरिया का घर है, और रियल जो जगह है बैक्टीरिया जहाँ रहता है वो बैक्टीरोइडल सेल्स हैं। और बैक्टीरोइडल सेल्स का जो साइटोप्लाज्म था उस साइटोप्लाज्म के अंदर कल आपने देखा था लास्ट क्लास में कि लैग हीमोग्लोबिन होता है, जो कि पर्टिकुलर सेल के अंदर जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन के लिए अपना कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। तो देखा जाए तो हम बैक्टीरिया के अंदर जो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स काम करता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, वो कैसे काम करता है, और उससे जुड़ी हुई कौन सी बातें आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है। देखिए, सबसे पहले तो अपन को यहाँ पे समझना है कि बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो सेम वैसे ही है जैसे हम इंडस्ट्रीज के अंदर जो हैबर रिएक्शन है उससे अपन फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। होता क्या है कि हम वहाँ पे नाइट्रोजन गैस काम में लेते हैं और हाइड्रोजन एटम्स हैं वो काम में आते हैं, और उससे फिर अमोनिया बनता है। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके अमोनिया का फॉर्मेशन ये बिल्कुल से सिमिलर है, इंडस्ट्रीज में भी ऐसा ही होता है, और लेग्यूमिनस रूट्स के अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर जो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है, और अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस है उससे अमोनिया बनता है। ओके, ये तो हो गया कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो रिएक्शन होती है ना, जैसे आप इंडस्ट्रीज में बात करते हैं तो वहाँ पे तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है और आयरन कैटलिस्ट काम में आते हैं, प्रेशर भी होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और आयरन कैटलिस्ट होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पूरा काम नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स हैंडल करेगा लेकिन ये एटीपी काम में लेता है। और अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल जब काम में आता है तो हमारा मशीन जो है वो 16 एटीपी काम में लेता है, और एटीपी हाइड्रोलाइज होते हैं, इनकी एडीपी एंड पीआई के अंदर टूट जाते हैं। इनकी एटीपी से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के काम आती है, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये एनर्जी को कंज्यूम करती है, मीन्स एंड्रोगोनिक रिएक्शन है। जो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो एंड्रोगोनिक होती हैं, जो हीट छोड़ती हैं उनको अपन एक्सोगोनिक बोलते हैं। तो एक कॉस्टली रिएक्शन है ना, लास्ट क्लास में भी ये चीज़ हमारे सामने आई थी कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रिएक्शन है। ओके,
इसमें एक चीज़ और छिपी हुई है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बेवजह हाइड्रोजन भी बनती है, जिसका कोई रोल नहीं है, कोई काम में नहीं आती है, ये एक्सेस में बनती है। यानी कि हाइड्रोजन को बनाने में भी जो एनर्जी है वो काम में आती है, और लगभग 30% से जो ज़्यादा एनर्जी है वो हाइड्रोजन की फॉर्म के अंदर वेस्ट हो जाती है। ये एक प्रकार का वेस्टेज है कि रियल काम तो है अमोनिया बना के देना, बट अमोनिया के साथ में पर्टिकुलर फंक्शन ही कुछ इस प्रकार से करता है सिस्टम कि हाइड्रोजन तो बनेगा ही बनेगा, और उसका कोई रोल नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, और उसको बनाने में बेवजह एटीपी लगते हैं। तो एक तो पहले से कॉस्टली है और एक एक्स्ट्रा कॉस्टली है। इसलिए जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का जो सिस्टम है, ये देखा जाए तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला सिस्टम है। तो पर्टिकुलर रिएक्शन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में हम आगे इस कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ चीज़ें डिटेल से समझेंगे कि जो नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है अमोनिया की फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र करने होते हैं। यानी कि नाइट्रोजन को अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाके वो 2NH3 के अंदर कन्वर्ट होगा, साथ में आपको 6H+ भी देने होंगे, है ना। और नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स जो है वो इस रिएक्शन को जो कैटलाइज करा रहा है वो इसको कम्प्लीटली, ये पूरा रिएक्शन उसके थ्रू ही होता है। लेकिन टोटल जो आपका मशीनरी सिस्टम है उसको आप 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। यानी कि नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स के 2 हिस्से होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। एक हिस्से का नाम होता है आयरन सल्फर या आयरन प्रोटीन बोल सकते हो, दूसरे का नाम होता है मोलिब्डेनम फेरस। एमओ का मतलब मोलिब्डेनम होता है। तो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी 2 पार्ट हैं, एक आयरन कंटेनिंग और एक मोलिब्डेनम फेरस कंटेनिंग। देखो क्या होता है कि इनमें से अकेला कोई सा भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी अमोनिया बनेगा दोनों पार्ट होने पे ही बनेगा, अकेले पार्ट से रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा आप ये भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो आयरन वाला कंपोनेंट है वो एक तो छोटा है साइज में मोलिब्डेनम वाले के कंपैरिजन के अंदर, राइट, और उसके अंदर आयरन सल्फर क्लस्टर पाए जाते हैं, आयरन सल्फर क्लस्टर। वैसे आप इसको आयरन प्रोटीन बोल सकते हैं, आयरन प्रोटीन कंपोनेंट बोल सकते हैं, बट आयरन सल्फर क्लस्टर्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो मेन जो आपका क्वेश्चन होता है, जैसे नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स वो ऑक्सीजन से बंद होता है, बट रियलिटी क्या है कि हमारा यही कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन से बंद होता है, और वो इरिवर्सिबली है। यानी कि अगर एक बार ऑक्सीजन आ गई या वहाँ पे प्रेजेंट है तो हमारे नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स का जो पहला पार्ट है यानी कि आयरन कंपोनेंट जो है वो परमानेंटली बंद हो जाता है, राइट। दूसरा जो कंपोनेंट है उसको अपन मोलिब्डेनम फेरस कंपोनेंट बोलते हैं, और ये उससे काफ़ी बड़ा है। उसके अंदर 2 ही सब यूनिट होते हैं, इसमें 4 सब यूनिट होते हैं, उसका भी कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। देखो यहाँ पे भी फेरस सल्फर क्लस्टर होता है, आयरन सल्फर भी है, लेकिन यहाँ पे मोलिब्डेनम फेरस सल्फर क्लस्टर यानी कि सल्फर दोनों में है, आयरन के साथ में भी है और मोलिब्डेनम के साथ में भी है। और हालांकि ये भी इनएक्टिवेट होता है, लेकिन इसके इनएक्टिवेशन की जो हाफ लाइफ है वो 10 मिनट है, और यहाँ पे जो हाफ लाइफ है वो है 30 से 45 सेकंड। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो रिस्पॉन्स है, जो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स है, वो पहला कॉम्प्लेक्स देता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, यानी कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव। तो एग्जैक्टली अगर आप पीछे के पेपर्स की बात करेंगे या कंपटीशन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो केवल ऑक्सीजन तक के आते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप नेक्स्ट लेवल पे भी देखें तो दोनों कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए,
और दोनों में से पहला कंपोनेंट है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है। अब देखिए यहाँ से अपन एज ए कॉम्प्लेक्स इसको समझ सकते हैं कि एक तो हो गया हमारा आयरन वाला कंपोनेंट और दूसरा हो गया मोलिब्डेनम आयरन वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो रिएक्शन होती है, क्या पूरा जो रिएक्शन अपन समझना चाहते हैं कि कैसे नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अगर हम उसकी बात करें तो एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से आते हैं। फेरेडॉक्सिन जैसे अपन बाकी जो बायोकेमिकल पाथवे के अंदर जैसे आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, वहाँ पे फेरेडॉक्सिन प्रोटीन है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करती है। तो फेरेडॉक्सिन की जो रिड्यूस फॉर्म होती है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आयरन को मिलते हैं और फिर आयरन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये तो मैटर हो गया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि नाइट्रोजन को मिलेंगे वो होते किसके हैं, फेरेडॉक्सिन के होते हैं। फेरेडॉक्सिन से टेम्परेरी उनको फेरस प्रोटीन लेती है और फिर अगली बार मोलिब्डेनम फेरस को वो ट्रांसफर हो जाते हैं एंड देन फाइनली जो सबस्ट्रेट है नाइट्रोजन और H+ उनको ट्रांसफर होते हैं जिससे कि अमोनिया और हाइड्रोजन बनती है। मीन्स आपको ये ध्यान देना है कि जो नाइट्रोजन को रिड्यूस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए वो फेरेडॉक्सिन के होते हैं। फेरेडॉक्सिन से वो आयरन प्रोटीन को जाएंगे, आयरन प्रोटीन से वो मोलिब्डेनम प्रोटीन को जाएंगे और फिर नाइट्रोजन को जाते हैं। तो सीक्वेंस आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए, राइट, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ जो आप और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जो ATP का जो रोल है या ATP को हाइड्रोलाइज करने का जो पूरा फंक्शन है वो हमारे आयरन कंपोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है। कि वैसे यहाँ पे कहीं भी फॉस्फेट काम में नहीं आता है ना, जैसे मोस्टली रिएक्शन में अपन ATP तोड़ते हैं तो उसका फॉस्फेट अपन कहीं लगाते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। केवल एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी फेरस प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है उसके काम करने के लिए चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं उनको आगे पहुंचाने के लिए मशीन के अंदर जो कंपोनेंट हैं इन कंपोनेंट्स को काम करने के लिए, यानी कि आप ज़्यादा सही तरीके से कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं प्रोटीन के, क्योंकि ये दोनों प्रोटीन हैं एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, तो इनके कन्फर्मेशनल चेंज के लिए ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा 16 ATP जो है वो हाइड्रोलाइज करके देते हैं। वैसे ATP का यहाँ कोई फॉस्फेट को कंज्यूम करने को लेके कोई रोल नहीं है, रोल केवल इलेक्ट्रॉन का है और इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के होते हैं, लेकिन भेजने के लिए आपको मशीन चलानी है और वो एनर्जी मांगती है जिसमें कि आपको 16 ATP लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे आप दोनों कंपोनेंट्स को कवर कर सकते हैं कि पहला फेरस प्रोटीन है, मोलिब्डेनम प्रोटीन है और ये इसी सीक्वेंस में काम करते हैं और फेरेडॉक्सिन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाइट्रोजन को ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी एग्जाम के रिगार्डिंग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ भी पूछी जाए तो आप यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो काम में लेंगे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जब अपने नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स को काम में लेते हैं तो 1 ग्राम नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए लगभग उनको 12 ग्राम ऑर्गेनिक कार्बन कंज्यूम करना पड़ता है। यानी कि कार्बन कंज्यूम करना, जैसे कार्बन को कंज्यूम करेंगे रेस्पिरेशन होगा उससे ATP बनेंगे। कार्बन कंज्यूम करने का मतलब हो गया कि रेस्पिरेशन से मिलने वाले ATP। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए तकरीबन 12 ग्राम कार्बन नीडेड होता है, क्योंकि रिएक्शन आपकी कैसी है, एनर्जी डिमांड करती है, एनर्जी को कंज्यूम करती है। ठीक है, सिमिलरली आप ये फिगर भी काम में ले सकते हैं कि एज ए वेस्ट प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे बनती है और उसको बनाने में लगभग 30 से 60% जो ATP है वो लॉस्ट हो जाती है। कि जो कॉम्प्लेक्स है वो लगभग 30 से 60% जो एनर्जी है
उसको वेस्टेज करता है, और इतने एटीपी की जरूरत नहीं थी अगर हाइड्रोजन नहीं बनता तो एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रिएक्शंस के रूप में कि एक सिंपल जो सेंस निकलता है कि सारी बातों से आप क्या समझ रहे हो कि ये होने को तो बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है कि काफ़ी सारा इसमें एनर्जी है वो लगता है। कार्बन के यूज़ के हिसाब से लगभग 12 गुना कार्बन लगता है। एटीपी के यूज़ के हिसाब से देखते हैं तो एक्सेस में एटीपी लगते हैं। देखो उसके बाद में हम फर्दर एक और पॉइंट इसमें ऐड करेंगे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर जो हाइड्रोजन बनी है उसको वापस तोड़ देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, वो टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी वो काम में ले लेते हैं, तो उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वैसे तो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर जो हाइड्रोजन बनती है उसको तोड़ के वापस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और ऐसा तब हो सकता है जब हाइड्रोजन को तोड़ने वाला एंजाइम काम करे, यानी कि हाइड्रोजिनेज एंजाइम होने पे ऐसा हो सकता है। नॉर्मल नाइट्रोजिनेज ये काम नहीं करता है, लेकिन कुछ राइजोबिया स्पीसीज हैं वो हाइड्रोजिनेज का इस्तेमाल करके कम एटीपी लगा के भी ज़्यादा नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपको थोड़ा सा और भी ध्यान देना है कि कुछ और ऐसे हमारे ऑप्शंस हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक तो हमने बात किया कि नाइट्रोजन है और उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद में जैसे N2O है ना, जैसे नाइट्रोजन एक सबस्ट्रेट है वैसे N2O भी एक सबस्ट्रेट है। वैसे N3 के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो ये भी एक सबस्ट्रेट है। C2H4 ये भी एक सबस्ट्रेट है और Ac2H+ दो प्रोटॉन ये भी सबस्ट्रेट है। और ये सारे भी एज सबस्ट्रेट काम में आ सकते हैं, लेकिन अगर जब आप कहें कि N2O काम में आ रहा है तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड रिडक्शन। और ये सारे काम भी हम जो कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं वही ये काम भी करता है, यानी कि नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स जो पहला लाइन है ये तो उसका मेन काम है। उसके अलावा वो नाइट्रस ऑक्साइड रिडक्शन में भी भाग लेता है, वो एजाइड का रिडक्शन भी करता है, एसिटिलीन का रिडक्शन भी कर सकता है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी कर सकता है और एटीपी को तोड़ता है। वो तो आपने यहाँ पे देखा ही था, है ना। ये तो आपने कॉम्प्लेक्स का जो पहला पार्ट है वो एटीपी को तोड़ता है, वो तो यहाँ पे आई क्या था। कहने का मतलब ये हो गया कि ये उसके एक्स्ट्रा वर्क है कि वो एज ए सबस्ट्रेट नाइट्रोजन के अलावा N2O, N3, C2H4, प्रोटॉन इनको भी काम में ले सकता है। और उनको लेगा तो जो प्रोडक्ट है वो बाकी चीज़ें बनती है, जैसे यहाँ पे तो नाइट्रोजन बनेगा और यहाँ पे एसिटिलीन बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का मेन रोल और उसके अलावा अदर रोल भी हैं कि वो और सबस्ट्रेट हैं उनको भी रिड्यूस कर सकता है और उनके रिडक्शन से दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनते हैं। तो देखिए ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि हमारे नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरियोइडल सेल्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की मेन साइट हैं और नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स वहाँ अपना जो आयरन कंपोनेंट और मोलिब्डेनम आयरन कंपोनेंट है उसके इस्तेमाल से फेरेडॉक्सिन के इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। यानी कि जब वो कॉम्प्लेक्स काम करेगा तो अमोनिया बनता है। अब उस अमोनिया का आगे क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कि नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है, अमोनिया बनता जा रहा है बनता जा रहा है, तो नोड्यूल के अंदर तो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया तो उसको काम में देगा नहीं, वो पौधे को देने होते हैं, यानी कि प्लांट के साथ में उसका सिम्बायोसिस है तो पौधे को ट्रांसफ़र करना होता है। तो पौधे को जो ट्रांसपोर्ट करने वाली फॉर्म है उसमें जो कंपाउंड बनते हैं उनके नाम एक तो होते हैं एमाइड्स और एक होते हैं यूरेट्स। मीन्स बैक्टीरिया ने जो बनाया या नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स ने जो बनाया वो तो था अमोनिया। फिर अमोनिया एमाइड्स में
या यूरिड्स में कन्वर्ट होता है और फिर वो जो कंपाउंड है वो फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट होने वाली फॉर्म्स क्या है, बनता क्या है, वो तो है अमोनिया। और नोड्यूल से निकल के क्या चीज पौधे को जाती है, या जड़ों का जो प्लांट का टिश्यू है उसको क्या जाता है, उसको जाते हैं एमाइड्स और यूरिड्स। तो आप पौधों को कैटेगराइज कर सकते हो कि एमाइड एक्सपोर्टर भी होते हैं कुछ पौधे, और कुछ पौधे यूरिड एक्सपोर्टर भी होते हैं। कि अलग अलग प्लांट्स के अंदर या अलग अलग नोड्यूल्स के अंदर जिनमें एमाइड निकल के जाता है वो एमाइड एक्सपोर्टर नोड्यूल्स हैं, जिनमें यूरिड निकल के जाता है वो यूरिड एक्सपोर्टर हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन सी वैरायटी है, कौन से बैक्टीरिया उनके साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या बन रहा है, और ये आपको कहाँ मिलेंगे, जाइलम सैप। अगेन ये चीज़ आपके लिए क्वेश्चन की है, क्योंकि पौधा जो फोटोसिंथेसिस से बनाता है, जो खुद भोजन बनाता है, वो मिलेगा फ्लोएम के अंदर। पर एमाइड और यूरिड्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान बैक्टीरिया ने गांठों में बनाए हैं, वो मिलेंगे जाइलम के सैप के अंदर। तो आपके कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन हैं उनके लिए ये मैटर बहुत पर्याप्त है कि ऐसे कंफ्यूजन आराम से हो सकते हैं। कि मोस्टली यही लगेगा कि जो कुछ भी फूड होता है, काम का होता है, वो तो फ्लोएम में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जाइलम के सैप के अंदर हमें एमाइड्स यूरिड्स मिलेंगे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट अपन ये बात कर सकते हैं कि एमाइड्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, या एमाइड्स में कौन कौन से कंपाउंड हैं। देखो, एमाइड्स से मेनली ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है ना। जैसे कि अमीनो, एक तो अमीनो एसिड होता है, तो ऐसे अमीनो एसिड जिनमें नाइट्रोजन बाकी अमीनो एसिड से ज़्यादा हो। तो दो आपके इम्पोर्टेंट नाम हैं, एक है एस्पैरेजिन और एक है ग्लूटामाइन, है ना। जैसे एस्पार्टिक एसिड है उससे एस्पैरेजिन बनेगा, ग्लूटामिक एसिड है उससे ग्लूटामाइन बनेगा। तो साइड चेन में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसके ऊपर अगर हम अमीनो ग्रुप और लगा देते हैं तो एस्पैरेजिन और ग्लूटामाइन बनते हैं, इनके एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है इनके अंदर। तो एमाइड्स के फॉर्म जो हैं वो आपको क्या ध्यान देने हैं कि एस्पैरेजिन और ग्लूटामाइन ये मेन एमाइड्स के एग्जाम्पल हैं। और मेनली जो टेम्परेट रीजन यानी कि जहाँ पे सीजन्स बनती हैं, जहाँ पे साल भर मौसम एक जैसा रहता है वो तो होते हैं ट्रॉपिक्स, और जहाँ पे सर्दियाँ आती हैं फिर वो बसंत आता है, सीजन्स बनती है, वो टेम्परेट रीजन है। तो टेम्परेट वालों के अंदर मेनली एमाइड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल वाइज मटर का पौधा है, ट्राइफोलियम है, विशिया है, लेंस हैं, जो लेंटिल्स होते हैं, तो इन सब के अंदर एमाइड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, या एमाइड एक्सपोर्टर हैं ये। दूसरा मैटर आता है यूरिड्स वाला, और यूरिड्स का कनेक्शन है ट्रॉपिकल एरिया से, कि जो लगभग हमारा 0 डिग्री के ऊपर जो इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास के जो एरिया हैं वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाते हैं। उनमें जैसे कि सोयाबीन आ गया, ग्लाइसिन मैक्स, जो आपका मोठ आ गया, फेशुलस, या एराकिस हाइपोजिया यानी कि आपकी मूंगफली आ गई, या विग्ना आ गया। तो इन सब के अंदर यूरिड्स होते हैं। और यूरिड्स में मेन कंपाउंड क्या है, एक तो है एलेंटोइन, एक होता है एलेंटोइक एसिड, और एक होता है सिट्रुलिन। जैसे एमाइड के एग्जाम्पल हैं एस्पैरेजिन और ग्लूटामाइन, वैसे ही यूरिड्स के एग्जाम्पल क्या है, मेन यूरिड्स कौन है, एलेंटोइन, एलेंटोइक एसिड और सिट्रुलिन। तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, और नोड्यूल, नाइट्रोजन, अमोनिया, बस इतना सा नहीं है ना। उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं कि जाइलम से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, एमाइड्स की कैटेगरी भी है, यूरिड्स की कैटेगरी भी है। एमाइड्स में एस्पैरेजिन और ग्लूटामाइन मेन एमाइड्स हैं, यूरिड्स के अंदर एलेंटोइन, एलेंटोइक एसिड, सिट्रुलिन, ये मेन यूरिड्स हैं। फिर इनके एग्जांपल्स हैं,
तो हमारे क्वेश्चन के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है कि यहाँ काफ़ी सारा ऐसा मैटर है जो डेफिनेटली अगर चाहे तो पेपर के अंदर ये बातें आपसे, क्योंकि अच्छा लेवल क्वेश्चन का यहाँ से बन सकता है और बेसिक चीज़ भी है, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डीप है, पता भी होना ही चाहिए। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, हालांकि ये तो काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल हो जाएगा कि अगर देखा जाए कि ये सब सेल के अंदर बनते कैसे हैं, कौन से ऑर्गेनेल जिम्मेदार हैं, तो एलन टॉइन के लिए प्रोक्सिसोम्स जिम्मेदार हैं और एलेंटोइक एसिड है वो इसी से बनता है। पहले एलेंटोइन बनता है, फिर एलेंटोइक एसिड बनता है और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। तो एलेंटोइन का संश्लेषण तो प्रोक्सिसोम में होता है, एलेंटोइक एसिड है इसका संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है और फिर जो आपका सिट्रुलिन है इसका कनेक्शन ऑर्निथिन से है। देखो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो प्रोटीन का हिस्सा नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड। नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड, तो सिट्रुलिन, ऑर्निथिन ये उन्हीं के एग्जाम्पल हैं कि ये अमीनो एसिड है लेकिन ये प्रोटीन्स के अंदर नहीं पाए जाते, नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स हैं।